हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 और आज जो चैप्टर का नाम है वो है स्टेट गवर्नमेंट। अभी तक आपने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनी, इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है इसमें। और आज हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कि स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गेन्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट किससे मिलकर बनती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर कैसे बना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेचर इन एवरी स्टेट। जो हमारा संविधान है उसने प्रोवाइड किया है लेजिस्लेचर हर स्टेट के अंदर। इंडिया के हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 168। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से सेक्शन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर को प्रोवाइड किया है। तो वो है आपका सेक्शन नंबर 168। और जो लेजिस्लेचर है वो बनता है गवर्नर और बोथ हाउसेस इन केस ऑफ सम स्टेट। दोनों हाउसेस, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कि और बाय अ गवर्नर, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कि दोनों हाउसेज आते हैं। दोनों हाउसेज मतलब क्या होता है कि एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर जहाँ पर दोनों हाउस होते हैं उसको हम बाइकैमरल बोलते हैं, और जहाँ केवल असेंबली होता है वहाँ पर उसको हम यूनिकैमरल बोलते हैं। तो असेंबली तो हर स्टेट के अंदर होती है, लेकिन बाइकैमरल कुछ ही स्टेट के अंदर होता है। तो पहले ये 7 स्टेट के अंदर था जो कि अब केवल 6 में रह गया है। इफ़ देयर आर 2 हाउसेज ऑफ सम स्टेट्स, अगर 2 हाउसेज हैं तो जो मैंने अभी आपको बताया उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल। और हर स्टेट के अंदर देयर इज़ अ हाउस फॉर्म बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये जो हाउस है वो बनता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं सिटीजन्स के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर। This house of the legislature is known as legislative assembly। और हम ये कहें कि legislative assembly के अंदर जितने भी members होते हैं वो elected होते हैं citizens के थ्रू। Those states which have a second house, ऐसे state जिसके अंदर second house होता है of the legislature का second house को हम बोलते हैं legislative council। The power of making decision regarding whether the legislature of a particular state should be bicameral or unicameral। इसका मतलब ये वही बता रहे हैं कि जो पावर होते हैं डिसीजन का वो डिपेंड करता है कि स्टेट के अंदर दोनों हाउसेज हैं या सिंगल हाउस है। तो सिंगल हाउस है तो उसको हम यूनिकैमरल बोलते हैं, और अगर दोनों हाउसेज है तो उसको हम बाइकैमरल बोलते हैं। तो ये यूनिकैमरल और बाइकैमरल का मतलब समझ में आ गया। यूनिकैमरल मतलब होता है सिंगल हाउस जिसमें केवल असेंबली होता है, और बाइकैमरल के अंदर दोनों आ जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इज इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड इंडियन पार्लियामेंट एट प्रेजेंट। और अगर हम कहें, ये एट प्रेजेंट बोल रहे हैं लेकिन ये पहले की बात है कि 7 स्टेट थे, अब 6 स्टेट्स रह गए हैं। इंडियन यूनियन हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जहाँ पर कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है। और ये जो स्टेट्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर पहले था लेकिन अब ये नहीं इंक्लूड किया जाता है क्योंकि अभी ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी बाइकैमरल पाया जाता है। एंड द रिमेनिंग स्टेट्स हैव यूनिकैमरल्स, और बाकी जो स्टेट्स हैं वो यूनिकैमरल हो गए हैं। बाकी जो स्टेट है वहाँ पर यूनिकैमरल ही पाया जाता है, यानी वहाँ पर सिर्फ एक ही हाउस होता है और वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। और इन स्टेट्स के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है। जिस भी स्टेट के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, खासकर ये जो स्टेट्स के नाम दिए हैं उनके अंदर, तो उसमें 3 ऑर्गेन्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, और वो होते हैं गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपने पढ़ा था कि उसके भी 3 ऑर्गेन होते हैं। गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह लोकसभा होती है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह राज्यसभा होती है। तो वो 3 सेंट्रल लेजिस्लेचर भी 3 ऑर्गेन से मिलकर बनता है,
और वैसे ही जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो 3 ऑर्गन से मिलकर बनता है। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम फर्स्ट हाउस या लोअर हाउस कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम सेकेंड हाउस या अपर हाउस कहते हैं। देन फिर आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे बनती है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या राइट द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन बताना है तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। सबसे पहले आप लिखेंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये फर्स्ट हाउस है, या हम इसको हाउस ऑफ कॉमन भी बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा आपका वो होगा नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स होते हैं इस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिसाइड करता है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिसाइडेड मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और सेक्शन 170 के अकॉर्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 170 है, इसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो 500 होने चाहिए, एंड देयर मिनिमम नंबर, और जो मिनिमम नंबर हैं वो 60 होने चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 500 और कम से कम 60 होने चाहिए। फॉर इलेक्शन प्रोसेस स्टेट इज़ जियोग्राफिकली डिवाइड, और इलेक्शन प्रोसेस के लिए जो स्टेट है उसको जियोग्राफिकली डिवाइड कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर। इन ईच मैनर दैट एवरी, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जो एक मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो कम से कम 75,000 नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। देन फिर आता है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो हुआ था 2009 के अंदर, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द स्टेट असेंबलीज टिल जनवरी 2020। तो जो रिजर्वेशन दिया जाता था ST SC को, ये जनवरी 2020 तक ही था। आफ्टर द इलेक्शन, और उसके बाद आफ्टर द इलेक्शन के बाद ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इफ द गवर्नर ऑफ द रिलेटेड स्टेट दिस फील दैट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैज़ नॉट बीन गिवन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन के बाद जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, उसके बाद अगर गवर्नर को ऐसा महसूस होता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कोई भी ढंग से प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, या हम कहें कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति नहीं है, देन ही कैन नॉमिनेट। तो जो गवर्नर है वो नॉमिनेट कर सकता है एक मेंबर को फ्रॉम दिस कम्युनिटी। इसमें रिजर्वेशन के अंदर क्या लिखा कि 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2009 में जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन, जो सीटों का जो रिजर्वेशन था ST SC के लिए टिल जनवरी 2020 तक ही है, 2020 तक ही था। और इलेक्शन, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अगर इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद अगर गवर्नर ये रियलाइज़ करता है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है हैज़ नॉट बीन प्रॉपर गिवन रिप्रेजेंटेशन, अगर उन्होंने सही प्रकार से अपना कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, तो जो गवर्नर है उसके पास ये पावर है कि वो एक मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए या लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये तो गवर्नर की पावर से रिलेटेड हुआ कि वो एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है। देन फिर आता है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन मतलब किस टाइप से इलेक्शन होते हैं, क्या सिस्टम है इलेक्शन का। अपार्ट फ्रॉम द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ऑल द अदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड। केवल एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को छोड़ करके, जिसे कि गवर्नर ने नॉमिनेट किया है, बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है वोटर्स के थ्रू फॉर दियर इलेक्शन। और उनके इलेक्शन के लिए जो प्रोसेस है वो एडल्ट फ्रेंचाइज वाला अपनाया जाता है। जॉइंट इलेक्शन सिस्टम होता है
इसके अलावा सिंपल मेजोरिटी इज एम्प्लॉयड, और सिंपल मेजोरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हार या जीत निश्चित की जाती है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉन्स्टिट्यूट सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ईच, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का दो रिप्रेजेंटेटिव हो, केवल एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक रिप्रेजेंटेटिव, और जो कि रिप्रेजेंट करता है 75,000 नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो ये तो था इलेक्शन प्रोसीजर। इलेक्शन प्रोसीजर में आपने क्या पढ़ा कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को छोड़ करके, जिसे कि गवर्नर नॉमिनेट करता है, बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का, उनका इलेक्ट किया जाता है वोटर्स के थ्रू। और ये जो इलेक्शन होता है ये एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू होता है, और जॉइंट इलेक्शन सिस्टम होता है इसमें। और जो सिंपल मेजोरिटी होती है वो इसमें उसको मान्य होती है, मेजोरिटी के बेस पर ही जीता जाता है कौन सी पार्टी जीत रही है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज, और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसीज का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये इलेक्शन प्रोसीजर है। देन फिर आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इनकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले जैसे कि आपने पढ़ा था अभी तक कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहली कंडीशन क्या है कि वो नागरिक होना चाहिए भारत का। दूसरा, उसकी जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर होनी चाहिए, और साथ में वो किसी भी ऑफिस जो प्रॉफिटेबल ऑफिस है उसको ज्वाइन नहीं किया होना चाहिए या होल्ड नहीं किया होना चाहिए, और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो। अगर वो इस पोस्ट के लिए या इस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको पहले अपने ऑफिस से रिज़ाइन करना पड़ेगा, तभी वो लड़ सकता है, अगर वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी भी ऑफिस पर नहीं होना चाहिए प्रॉफिट पोस्ट पर इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और साथ में उसको ही शुड नॉट डिक्लेयर एज अ मेंटली डिसेबल, उसको मेंटली डिसेबल डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। डिसेबल मतलब पागल नहीं होना चाहिए या डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, डिफॉल्टर यानी कि अपराधी नहीं होना चाहिए। एंड ही शुड फुलफिल, और साथ ही में उसको वो सारी कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए ज़रूरी होती है या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए दी गई होती हैं। तो वो सारी कंडीशन को पूरा करना चाहिए, तभी वो लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में असेंबली के मेंबर के रूप में इलेक्शन लड़ सकता है। टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द मेंबर्स, कि किस प्रकार से जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के उनको हटाया जा सकता है। टर्मिनेशन मतलब कि उनको उनकी पोस्ट से हटाना, तो ये टर्मिनेशन कहलाता है। मेंबरशिप ऑफ द बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस की जो मेंबरशिप है ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी टर्मिनेटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये 3 कंडीशंस होती हैं जिसके बेस पर उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो जो पहली कंडीशन है वो है इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज अ मेंबर, अगर किसी पर्सन को इलेक्ट किया जाता है एज अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मान लीजिए अगर कोई मेंबर इलेक्ट हो जाता है, उसने दोनों हाउसेज के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली और दोनों हाउसेज जो हैं लेजिस्लेचर के, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या काउंसिल हो, तो देन ही और शी विल, तो उससे किसी एक हाउस की जो मेंबरशिप है उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, यानी एक हाउस की मेंबरशिप को छोड़ना पड़ता है। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार से, नो पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एज्यूम ऑफिस एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एट वन टाइम। और इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है उसे एक ही समय में 2 जगह पर नहीं होना चाहिए, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस में नहीं होना चाहिए, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों में से कोई एक पोस्ट उसको अपनानी है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर ही रहे या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का रहे, तो उसको किसी एक पोस्ट को छोड़ना होता है।
तो आपने देखा फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर किसी मेंबर को इलेक्ट कर लिया जाता है दोनों के लिए, तो उसको एक हाउस को छोड़ना पड़ता है और एक हाउस की मेंबरशिप है उसको छोड़ना पड़ता है। इसी तरीके से अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली हैं स्टेट के, तो एक समय में दो ऑफिस में वो एक साथ नहीं रह सकता है, उसको एक जगह छोड़नी पड़ती है। देन सेकेंड जो कंडीशन है, अ पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड इफ और सी रिमेन एब्सेंट फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 60 डेज। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कि कंटिन्यूसली 60 डेज के लिए एब्सेंट है फ्रॉम द मीटिंग, जो भी मीटिंग होती है ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस की ऑफ द लेजिस्लेचर विदाउट प्रीवियर परमिशन, बिना पहले परमिशन लिए हुए, तो उसको उसके ऑफिस से निकाला जा सकता है या उससे उसकी मेंबरशिप छीनी जा सकती है। यानी कंटिन्यूसली 60 डेज उसको एब्सेंट नहीं होना है बिना परमिशन लिए, पहले परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही वो एब्सेंट हो सकता है। देन जो थर्ड कंडीशन है, इवन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, और अगर वो किसी भी हाउस के मेंबर के रूप में अगर वो इलेक्ट हो जाता है, इफ़ इट इज़ फेल्ड, और अगर ऐसा महसूस किया जाता है, मतलब इलेक्शन होने के बाद अगर ऐसा महसूस किया जाए कि ये जो पर्सन है जिसे इलेक्ट किया गया है, इसके अंदर महसूस किया जाए कि जिस पर्सन को इलेक्ट किया गया है उसके अंदर क्वालिफिकेशन, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो नहीं है, और सम फिक्स्ड इनकैपेबिलिटी, या उनके अंदर कुछ इनकैपेबिलिटीज़ जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं, और कुछ जो फिक्स्ड इनकैपेबिलिटीज़ हैं वो इमर्ज हो रही हैं उस पर्सन के अंदर, तो उसको उसके मेंबरशिप से हटाया जा सकता है। यानी कि उसको लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के रूप में नहीं रखा जाता, उसको उस मेंबरशिप को छीन लिया जाता है या उसे उस मेंबरशिप से हटा दिया जाता है। तो ये सारी कंडीशन है, 3 कंडीशन है जिसके वजह से या जिसके होने से किसी भी लेजिस्लेटिव मेंबर के मेंबरशिप को छीना जा सकता है। तो पहली कंडीशन इसमें बताया था कि वो एक साथ 2 हाउसेस के अंदर काम नहीं करना चाहिए, एक साथ 2 हाउसेस में इलेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर हो जाता है तो उसको एक हाउस छोड़ना पड़ता है, और उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट की, उस एक साथ 2 ऑफिस में वो काम नहीं कर सकता है, एक ऑफिस को उसको छोड़ना पड़ेगा। और किसी पर्सन को टर्मिनेट किया जा सकता है अगर वो लगातार 60 डेज़ के लिए एब्सेंट हो जाता है मीटिंग के अंदर बिना प्रीवियर परमिशन लिए, तो उसको हटाया जा सकता है। देन और जो थर्ड कंडीशन है, अगर इलेक्शन हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है अगर कोई मेंबर, और अगर ऐसा महसूस किया जाए कि वो व्यक्ति जिसको इलेक्ट किया गया है उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है जो कि फिक्स की गई थी, या उसके अंदर कुछ इनकैपेबिलिटीज़ इमर्ज हो रही हैं, उसकी अयोग्यता सामने आ रही हैं, तो उस पर्सन को उसकी मेंबरशिप से हटाया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। देन फिर आता है आपका टेन्योर। द टेन्योर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 5 ईयर। अगर हम देखें तो टेन्योर है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो 5 साल का है। द गवर्नर कैन डिजॉल्व इट, और जो गवर्नर है वो डिजॉल्व कर सकता है इट इवन बिफोर अ कम्प्लीशन ऑफ इट्स टर्म, बिना उसके कार्यकाल पूरा हुए। तो यानी कि इसमें बता रखा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर होता है, और गवर्नर उसको डिसॉल्व कर सकता है बिना उसके कंप्लीशन हुए, मतलब बिना 5 साल पूरे हुए गवर्नर उसको डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है। बट इफ़ अ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इज़ इन द प्रोसेस, और अगर मान लीजिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है इस प्रोसेस के अंदर, देन पार्लियामेंट कैन लॉफुली एक्सटेंड द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर के डिसॉल्व करने के बाद अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो पार्लियामेंट जो होता है उसको लॉफुली उनका जो टेन्योर होता है उसको बढ़ा सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, और जो कि 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है इन अ सिंगल इंस्टेंस एंड इन एनी कंडीशन, और किसी भी कंडीशन के अंदर दिस टर्म कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। ये जो कंडीशन है ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है आफ्टर द टर्मिनेशन डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। टर्मिनेशन डिक्लेयर होने के बाद या इमरजेंसी के बाद भी, टर्मिनेशन अगर डिक्लेयर कर दिया गया है इमरजेंसी का, तो ये जो टेन्योर है उसको 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए गवर्नर असेंबली को अगर भंग कर देता है और अगर उस समय अगर इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, तो जो पार्लियामेंट होता है वो लॉफुली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म को बढ़ा सकता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है। और किसी भी कंडीशन के अंदर
अगर जो टर्मिनेशन है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी का, अगर इमरजेंसी जो डिक्लेयर की गई है उसका टर्मिनेशन हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा वो उस टर्म को नहीं बढ़ा सकते, मतलब 6 मंथ तक ही रहेगा, फिर उसको अपने जो पोस्ट है उनको छोड़ना पड़ेगा, या हम कह दें कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भांग हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। देन फिर आता है ऑफिसर्स। एवरी स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ 2 चीफ ऑफिसर्स, और हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 2 चीफ ऑफिसर्स होते हैं। एक होता है स्पीकर और दूसरा होता है डिप्टी स्पीकर। ये दोनों ही इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स में से ही, एंड दे रिमेन इन ऑफिस टिल लेजिस्लेटिव असेंबली रिमेन इन एग्जिस्टेंस। जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली अपने एग्जिस्ट में है, जब तक वो वहाँ रहती है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अस्तित्व में रह सकते हैं, मतलब तभी तक उनकी पोस्ट है, अदरवाइज असेंबली के हटते ही वो दोनों भी अपने आप हट जाएंगे। बिटवीन इन टेन्योर, और इस टेन्योर के दौरान स्पीकर जो है वो रिज़ाइन कर सकता है, और अगर वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा तो वो डिप्टी स्पीकर को देगा, और अगर डिप्टी स्पीकर अगर रिज़ाइन करता है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर स्पीकर को देगा। ऑफिसर्स, और दोनों ही जो ऑफिसर्स हैं उनको हटाया जा सकता है उनके ऑफिस से बाय द मोशन पास बाय द मेजोरिटी, एक मोशन पास करके मेजोरिटी के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। बट ये ज़रूरी है, इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड अ नोटिस कि जो स्पीकर है डिप्टी स्पीकर इसको हटाया जा रहा है उसको पहले नोटिस दिया जाता है 14 दिन पहले इन एडवांस टू द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर वन हु हैज़ बीन रिमूव्ड। तो ये इसने बताया कि इसको हटाने से पहले 14 दिन पहले इनको नोटिस भेजा जाता है। 1/4 की मेजोरिटी से जो होता है वो पास करना ज़रूरी होता है, 1/4 सिग्नेचर होने चाहिए, इम्पीचमेंट लगाने के लिए 1/4 की मेजोरिटी होनी चाहिए, और इसको पास करने के लिए 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए। जैसा कि आपने लोकसभा के अंदर पढ़ा था कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाया जाएगा तो उसमें 14 डेज़ का इनको टाइम दिया जाता है या नोटिस दिया जाता है। तो ये तो था सारा आपका ऑफिसर्स। तो ये फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में आपने पढ़ा कि क्या टेनर है, कितने ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं, किसको हटाया जा सकता है, किस प्रकार से हटाया जा सकता है, और इनके मेंबर्स को कैसे हटाया जा सकता है, टर्मिनेशन, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, प्रोसीजर क्या है इलेक्शन का। तो ये सारी बातें आज आपने पढ़ी, रिजर्वेशन एंड नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी। तब तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसे पढ़ना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।